हाय गाइस। हमारा भाई आ गया। और क्या हाल है? सब बढ़िया। आज हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से मैं पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको ये अच्छा लगे मतलब लेक्चर, तो आप शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से पहले कमेंट में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या समझते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी से। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ये रिकॉर्डेड है इसलिए। तो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी एटम से मिलके बनी है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं किसी कारणवश, वो कारण यहाँ पे क्या होता है पता है? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी बनती है पोटेंशियल डिफरेंस से। कैसे पता है तुम्हें? जैसे ये है वायर, ये अभी इसमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसी सिंपल वायर है जैसे हमें मार्केट में मिलता है। इसमें मैंने लगा दी बैटरी। ठीक है, बैटरी लगा दी। अब इसने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है पता है तुम्हें? यहाँ से मतलब यहाँ से फोर्स लगेगी। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ये डायरेक्शन कब ली जाती है पता है तुम्हें? मतलब थ्योरेटिकल डायरेक्शन है, रियलिटी में नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा। तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ये। ठीक है, और यहाँ पे आके ये आ जाएंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। फिर बैटरी क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस से एनर्जी प्रोवाइड करके इनको इधर भेज देगी, इधर से फ्री हूँ। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गई यहाँ पे। समझ रहे हो ना? कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके करंट फ्लो करने लगेगा। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट अपोजिट। तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी तुम्हारी। ये हमें मीनिंग समझ में आ गया करंट का। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा कुछ फॉर्मूले जो क्लास 10th में यूज़ होते हैं। मैं ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बता दिया कि क्लास 10th के लिए, तो इतना काफ़ी है जानने के लिए। और फॉर्मूलेस थोड़े फॉर्मूले होते हैं, जैसे क्यू होता है यहाँ पर चार्ज, Q इक्वल्स टू आई टी। क्यू होता है चार्ज और ये होता है करंट। और ये होता है टाइम। तो करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मैं एक बेसिक सी चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप कभी डेफिनेशन डिफाइन करें ना किसी भी चीज़ की, तो पर यूनिट लगाएं, ना कि सेंटीमीटर मीटर ये सब यूज़ ना करके। जब तुम पर यूनिट लगाते हो ना, तो एक मतलब जनरल कर देते हो डेफिनेशन को। जब तुम लगा रहे हो कि पर सेकंड चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, तो ये कोई मतलब तुम कोई बेसिक डेफिनेशन बता रहे हो, जनरल नहीं है वो डेफिनेशन तुम्हारी। हमेशा यूज़ करें ना तो पर यूनिट में तुम सारी यूनिट्स ले रहे हो, मिनट सेकंड सब ले रहे हो, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये डेफिनेशन बेस्ट रहती है। ठीक है, अगर आए ना कभी एग्ज़ाम में, तो करंट को डिफाइन करने के लिए लिखना तुम चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इस करंट। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई। ठीक है, तो हमने इसमें समझा करंट को, चार्ज को और टाइम, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं। इसके बाद इसमें और भी
हैं डेफिनेशंस पोटेंशियल की। पोटेंशियल ओम्स लॉ बताता हूँ मैं। ओम्स लॉ का मतलब है डिफरेंस। जब दो चीज़ के बीच में मतलब पोटेंशियल, दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ओम्स ने कहा था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब भी अब तुम्हारी स्टार्टिंग होगी, शायद तुमने कभी प्रोपोर्शनैलिटी सुना है कि नहीं ये पता नहीं मुझे, पर जब भी कभी भी आगे जब भी फिजिक्स पढ़ो ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिखे ना आपको, तो हमेशा कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो ये इस फॉर्मूले में ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, यहाँ पे कुछ बहुत टर्म आते हैं जो कि मैं ना बताना नहीं चाह रहा यहाँ पे, क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही ओम्स लॉ डिफाइन है 10th स्टैंडर्ड में। V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे R है रेजिस्टेंस, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह आता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका ओम्स लॉ, ठीक है। और एक होता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन होती है रो। रेसिस्टेंस होता है पूरे वायर का, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है एक वायर में, जैसे पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस, जिस पूरे मतलब इसमें जो अपोजिंग कैपेसिटी होगी ना इस वायर की, वो होगी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज़ द अपोजिंग कैपेसिटी ऑफ द वायर, पूरे वायर की कैपेसिटी अपोज करने की, ठीक है। रेसिस्टेंस इज़ द अपोजिंग कैपेसिटी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं रेसिस्टिविटी को डिफ़ाइन करना चाहूँगा। रेसिस्टिविटी क्या है? मतलब एक यूनिट, मतलब ये वायर लिया मैंने, ये वायर, इसका एक यूनिट वो होगा ना, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट लेंथ, इसका जो रेसिस्टेंस ही, रेसिस्टिविटी कोई अलग चीज़ नहीं है। रेसिस्टिविटी मतलब एक यूनिट के लिए, एक यूनिट लेंथ के लिए, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, उसके लिए डिफाइंड होती है रेसिस्टिविटी। जब पूरे वायर की बात की जाए ना तो रेसिस्टेंस डिफाइन होता है, ठीक है। तो रेसिस्टिव मतलब इन सब में रिलेशन क्या है? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है आपके लिए, जो आप 10th स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। रेसिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आप फॉर्मूले से हमेशा डेफिनेशन बनाना सीखो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है रेसिस्टिविटी को, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? R A अपॉन L, ठीक है। रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट लेंथ। आर यू अंडरस्टैंड? और रेशियो में भी डिफाइन कर सकते हो आप 10th स्टैंडर्ड में। जैसे रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड एरिया टू द लेंथ। बस थोड़ी सी आपको वर्क करने की ज़रूरत है ना अपनी इंग्लिश पे। आप हर एक डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? तुमसे, तुम ही करोगे भाई। वो लोग कहीं अलग से थोड़ी ना है, वो आप ही सब लोग हैं। आप लोग देखो यहाँ पे, मतलब कोई बड़ी बात है इसमें, पर एक चीज़ मेरी जो खासियत है ना, मैं कभी मतलब
रटवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने जो डेफिनेशन लिखने का तरीका आपको बताया ना, आपको बस अगर फॉर्मूला अगर थोड़ा सा याद है तो आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।